नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी के सिर पर 11 लाख का इनाम रखने वाले भाजपा नेता को गिरफ्तार करने पहुंची कोलकाता पुलिस, बड़ा विवाद। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी बोले राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव 2022, अखिलेश बोले हमें इस बार ईवीएम और डीएम से सावधान रहना होगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। ममता बनर्जी के सिर पर 11 लाख का इनाम रखने वाले भाजपा नेता को गिरफ्तार करने पहुंची कोलकाता पुलिस, बड़ा विवाद। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर 11 लाख रुपए का इनाम रखने वाले युवा भाजपा नेता योगेश वार्ष्णेय को गिरफ्तार करने कोलकाता पुलिस अलीगढ़ पहुंची है। शहर के गांधीनगर इलाके में पुलिस ने भाजपा नेता योगेश का घर घेर लिया है। न्यायालय का वारंट लेकर पुलिस पहुंची है। गांधीनगर में योगेश के घर के बाहर सांसद सतीश गौतम, विधायक संजीव राजा, पूर्व महापौर शकुंतला भारती, महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत समेत तमाम भाजपाई मौजूद हैं। वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शुरुआती सूचना पर पहुंचे युवा भाजपाइयों ने कोलकाता पुलिसकर्मी से जमकर धक्का मुक्की की, साथ में लाई गई फाइल और उनकी आईडी तक छीन ली। इलाका पुलिस ने किसी तरह विवाद को शांत कराया और दोनों को अपने साथ थाना गांधी पार्क ले आए। योगेश की मां ने कोलकाता पुलिस के 2 नामजद कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है। घर में घुसकर अभद्रता करने, मदद को आई पार्षद अलका गुप्ता से मारपीट, खींचतान, कपड़े खींचने का आरोप लगाया है। भाजपा इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों की गिरफ्तारी की जिद पर अड़े हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में अगस्त 2017 में हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज से भड़के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेश वार्ष्णेय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर कलम करने वाले को 11 लाख के इनाम का ऐलान किया था। 2017 में दिए गए योगेश के बयान पर उस समय सियासी तूफान आया था। कोलकाता में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। यह मुद्दा संसद में भी उठा था। उस समय भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई थी, मगर बैरंग लौटी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी जनता के लिए काम करती, मित्रों के लिए नहीं। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। वहीं युवा कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहा है। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी को नेताओं ने बधाई दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जन्मदिन की बधाई मोदी जी। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की अगुवाई में संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बेरोजगारी एवं महंगाई के मुद्दे पर मार्च निकाला। इस मौके पर श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता पर बेरोजगारी और महंगाई का दोहरा बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बेरोजगारी के खिलाफ क्रांति हुई है। चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और भारत को बेरोजगार बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, अखिलेश बोले हमें इस बार ईवीएम और डीएम से सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम और डीएम के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में बेईमानी ईवीएम और डीएम ने की, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब दिया। अखिलेश ने कहा, हमें इस बार ईवीएम और डीएम से सावधान रहना होगा। लखनऊ में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि यूपी में सत्ता में आने पर सपा विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी बहाल करेगी। इसके साथ ही लखनऊ में गोमती नदी के किनारे भगवान विश्वकर्मा के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर हर वर्ग के लोगों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने झूठ का रिकॉर्ड बना दिया। कई बीजेपी वालों का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जहाँ से झूठ बोलना सिखाया जाता है। अखिलेश ने कहा कि समाज में हर तरफ झूठ फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी खत्म कर दी। विश्वकर्मा समाज का मुख्यमंत्री जी ने अपमान किया है। हमने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी की थी। भगवान हनुमान का गदा, भगवान कृष्ण का चक्र विश्वकर्मा समाज ने ही बनाया था और उनकी ही छुट्टी खत्म कर दी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। इस दौरान अखिलेश ने पूछा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना कहाँ गया।
मुख्यमंत्री ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की बात कही थी। कहाँ है? लखनऊ में बड़े बड़े कागजों पर दस्तखत हुआ था, बड़े बड़े एमओयू साइन हुए थे, उनका क्या हुआ? चलते हैं अगली खबर की तरफ। अजय चौटाला ने कहा, कृषि कानूनों का समाधान इस्तीफा है तो 10 MLAs मेरी जेब में आए लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को जननायक जनता पार्टी के संस्थापक और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला का पानीपत में जमकर विरोध हुआ। उन्हें किसानों ने काले झंडे भी दिखाए गए। नाराज किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। किसानों के विरोध के बाद जब अजय चौटाला कार्यक्रम में पहुंचे तो मन से कृषि कानूनों को लेकर खुले मन से बोले। चौटाला ने कहा कि इस्तीफा कृषि कानून का समाधान नहीं है। अगर इस्तीफा समाधान होता है तो जेजेपी के 10 के 10 विधायकों के इस्तीफे मेरी जेब में हैं, मेरे पास आएं और ले जाएं। वहीं उन्होंने किसानों द्वारा दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा मांगने को लेकर भी प्रतिक्रिया दे। उन्होंने कहा कि इस्तीफा तो दुष्यंत के चाचा ने भी दिया था, तो क्या उनके इस्तीफा देने से कोई समाधान निकल गया? उन्होंने अभय चौटाला पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनके पास एक मेमोरी थी, वो भी जाती रही। अजय चौटाला ने कहा, समाधान राज में हुआ करते हैं, इस्तीफा कोई समाधान नहीं होता। कृषि कानून केंद्र की सरकार ने बनाए हैं, प्रदेश सरकार ने नहीं, इसलिए अगर किसानों को इस्तीफे मांगने हैं तो हरियाणा के सांसदों से मांगो, करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया से मांगे और दूसरे सांसदों से मांगो, या जिन हरियाणा के मंत्रियों की केंद्रीय में भागीदारी है उनसे मांगो। किसानों द्वारा विरोध के बारे में जब अजय चौटाला ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 5 किसान विरोध करने आए हुए थे जो मुझे काले झंडे दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में रैली करने और विरोध करने का सबको अधिकार है। 26 तारीख को पानीपत की नई अनाज मंडी में किसान नेता राकेश टिकैत की अध्यक्षता में किसान महापंचायत को लेकर राजा चौटाला बोले, लोकतंत्र में रैलियां करने का अधिकार सबको है, लेकिन रैलियां करने और मुझे काले झंडे दिखाने से समाधान नहीं निकल सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वर्चुअल किसान मेला, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के समर्थन में लगाया बैज, कृषि कानून रद्द करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा आयोजित तीसरे राज्य स्तरीय वर्चुअल किसान मेले का उद्घाटन किया। वर्चुअल किसान मेले के शुभारंभ के दौरान कैप्टन ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के समर्थन में #NoFarmersNoFood बैज पहना। उन्होंने यह बैज लगाकर ही मेले का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश में रोष प्रदर्शन न करने की अपील की थी। उनके इस बयान पर राजनीति गर्मा गई थी। विपक्ष के साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी उनके इस बयान का विरोध किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि अगर संविधान में 127 बार संशोधन हो सकते हैं तो किसानों के लिए 128वां संशोधन केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है। बीते 1 साल से कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे कई किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इन बातों को ध्यान में रखते केंद्र सरकार को किसानों से बातचीत कर इन खेती कानूनों को रद्द करना चाहिए। कृषि कानूनों को रद्द करने पर जोर देते सीएम ने कहा कि अब समय आ चुका है कि केंद्र सरकार किसानों और देश के हित को देखते इन तीनों कानूनों को रद्द करे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब एक छोटा सा प्रदेश है। पंजाब के पास पूरे देश की महज 1.53% खेती के लिए जमीन है। इतनी कम जमीन होने के बावजूद पंजाब देश के अन्न भंडार में सबसे बड़ा योगदान देता है। कोरोना महामारी के बावजूद पंजाब के किसानों ने मेहनत कर रिकॉर्ड अन्न का उत्पादन किया है। इसके बावजूद जो किसान और पंजाब की किसानी के साथ हो रहा है उसे देखकर उन्हें दुख होता है। केंद्र सरकार ने बीते साल नवंबर के दौरान उन्हें किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि अपने हक के लिए प्रदर्शन करना हर किसी का हक है। वो किसी को कैसे रोक सकते हैं। इस समय वो पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। उनकी सरकार इस संघर्ष में शहीद होने वाले किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ रोजगार भी मुहैया करवा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार को किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। चुनाव आते ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही सरकार, प्रियंका ने फिर खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किया है। वहीं इस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने एक फोटो को ट्वीट कर कहा, जब ऊपर सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसान का धान कानूनी व पराली गैर कानूनी कैसे है। चुनाव आते ही मुकदमे वापस लेने का नाटक करने वाली सरकार को बताना चाहिए कि किसानों का अपमान किसके आदेश पर किया गया था। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा,
किसानों द्वारा पराली जलाने पर पुलिस या लाठी गाली, मुकदमे और जेल देने वाली सरकार सामने चुनाव दिखने पर मुकदमे वापस लेने की बात कह रही है। किसान को भाजपा सरकार ने अपमान का सारथी बना लिया है। खेती किसानी पर चोट सीएम का प्रयोग बन गया है। अजय कुमार लल्लू ने राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव होने पर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मंत्रियों संतरियों का घर डूबा है, गरीब का छत टूटा है, सड़क जाम है, नाले सीवर जाम है, भारी बारिश के पानी में लखनऊ बह रहा है। भाजपा सरकार का झूठा विकास बोल रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए गुजरात के 22 मंत्रियों को बाहर किया। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात की भाजपा सरकार की नई मंत्रिपरिषद में पुराने किसी भी मंत्री को जगह नहीं दिए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा के इन दोनों शीर्ष नेताओं ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्रियों को बाहर कर दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी शाह का गुजरात मॉडल। खुद बेदाग दिखने व अपनी चौतरफा नाकामियों को छिपाने के लिए रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्री कैबिनेट से बाहर। उन्होंने सवाल किया, मोदी जी, यदि वो सब नाकाबिल थे तो उन्हें मंत्री क्यों बनाया और काबिल थे तो कैबिनेट से निकाला क्यों? कितना बेवकूफ बनाएंगे? देश जवाब मांगता है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नए मंत्रियों को गुजरात में भाजपा की आखिरी सरकार के बचे 15 महीनों में राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, गुजरात सरकार में शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्रीगण को मेरी शुभकामनाएं। एक अंतिम निवेदन भाजपा के हर नेता से करना चाहता हूं। माना अब गुजरात में आपकी आखिरी सरकार के सिर्फ 15 महीने बचे हैं। इस बचे हुए समय का सदुपयोग जनता की भलाई के लिए करें, न कि उन्हें लूटने में समय बर्बाद करें। उल्लेखनीय है कि गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भाजपा ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिपरिषद में 24 नए सदस्यों को शामिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बनाए गए इन नए मंत्रियों में 21 पहली बार मंत्री बने हैं। नई मंत्रिपरिषद में विजय रूपाणी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी खड़ी कर रहे हैं युवा फौज। कन्हैया कुमार भी जल्द हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज होती जा रही हैं। खबर है कि वो जल्द ही कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उनके अलावा गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से लिखा कि कुमार कांग्रेस के संपर्क में हैं। सूत्रों ने कहा, कन्हैया कुमार बिहार में पार्टी के अहम युवा चेहरे रहेंगे और उनके लिए राष्ट्रीय भूमिका भी होगी। उन्होंने जानकारी दी कि कुमार ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की थी। एजेंसी के अनुसार कुमार के करीबी सूत्रों ने जानकारी दी है कि वो कई मौकों पर गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं अंतिम दौर में हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति बना रही है। इसके लिए प्रभावशाली युवाओं की पहचान की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के जनाधार का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी युवा नेताओं की टीम तैयार कर रहे हैं। इस साल जितिन प्रसाद और सुष्मिता देव पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा तो देव पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा से दिल्ली आने वाले रास्ते बंद, कृषि कानून को लेकर अकाली दल का हल्ला बोल, भीषण जाम। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को पास हुए 1 साल पूरा हो रहा है। इस बीच अकाली दल की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी वजह से हरियाणा से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। राजधानी की सीमाएं सील होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अलग अलग इलाकों में भीषण जाम लगा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बहादुरगढ़ के झाड़ौदा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है। इसके अलावा निजामपुर बॉर्डर, सिद्दीपुर गांव समेत अन्य सभी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अकाली दल ने पंजाब से ही अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आने की कोशिश थी। कई जगह पर अकाली दल के समर्थकों ने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की। कृषि कानून के पास होने का 1 साल पूरा होने पर अकाली दल ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और अन्य सभी नेता भी इस वक्त दिल्ली में ही हैं। यहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज में अकाली दल की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदर्शन को लेकर रणनीति बन रही है। गुरुद्वारे के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल 3 कृषि कानून पास किए गए थे। इसी के बाद से इनका विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में किसान संगठनों द्वारा पहले ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डेरा जमाया हुआ है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वहाँ भी ये मसला लगातार हावी हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस मना रही बेरोजगारी दिवस, राहुल गांधी बोले हैप्पी बर्थडे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन पर उन्हें देश विदेश के दिग्गजों से बधाई संदेश मिल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शुक्रवार को पीएम मोदी को उनके 71वें जन्मदिन पर बधाई दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए ट्वीट में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मोदी जी। हालांकि राहुल गांधी का यह ट्वीट तब आया है जब उनकी पार्टी ने इस मौके पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। पीएम मोदी के जन्मदिन को भारतीय युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी के ट्वीट पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। यूजर्स ने राहुल गांधी के बधाई संदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप पीएम मोदी को शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं, जबकि भारतीय युवा कांग्रेस इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस ने इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। भारतीय युवा कांग्रेस का दावा है कि देश में बेरोजगारी दर महज एक साल में 2.4% से बढ़कर 10.3% हो गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, देश का युवा आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। मोदी सरकार साल में 2 करोड़ नौकरियां देने के बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए, लेकिन आज केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह खामोश है, झूठा प्रचार करके अपनी ब्रांडिंग में व्यस्त है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि पूरे भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ गई है क्योंकि मोदी सरकार ने अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अन्य व्यवसायों पर हमला किया है। मोदी सरकार की नीति ने बेरोजगारी बढ़ाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। उपचुनाव से पहले ममता ने भरी हुंकार, देश को तालिबान या पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट के लिए उपचुनाव की तैयारी कर रही हैं। नंदीग्राम में हार के बाद अब इस सीट से चुनाव जीतना उनके लिए जरूरी हो गया है। ममता ने अपना प्रचार भी यही देखते हुए शुरू कर दिया है। मंदिर मस्जिद का दौरा भी हो रहा है और बीजेपी पर भी तंज कसा जा रहा है। अब हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा है कि वे इस देश को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने देंगी। ये बयान ममता ने हिंदी भाषियों को लेकर की गई एक प्राइवेट मीटिंग में कहा है। इस बातचीत के दौरान मीडिया को तो न्योता नहीं दिया गया, लेकिन खबर मिली है कि ममता ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। उनकी नज़रों में देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाना जरूरी हो गया है। वे कहती है कि ये लोग नंदीग्राम में जाकर लोगों को पाकिस्तान बताते हैं। हम इस देश को तालिबान या पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। आने वाले चुनाव में हमें हिंदुस्तान को बचाना है। मैं इस देश को बचाने के लिए जो संभव है करूंगी। बातचीत के दौरान ममता ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि बीजेपी उनकी सिर्फ उन वीडियो को वायरल करता है जहां पर वे मस्जिद जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब मस्जिद जाती हूं तो बीजेपी वीडियो वायरल करती है। हम जब गुरुद्वारा जाते हैं तो यही करती है। हम तो घर में काली पूजा भी करते हैं। यही हमारी परंपरा है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। दरअसल ममता ने लगभग 1 घंटे की मीटिंग में हिंदी भाषियों का दिल जीतने की कोशिश की। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी संख्या में हिंदी भाषी रहते हैं। ममता को जीत के लिए इस वोट की जरूरत है। कल ही ममता ने भवानीपुर गुरुद्वारा में भी माथा टेका था, क्योंकि भवानीपुर में लगभग 5000 के आसपास सिख और पंजाबी रहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही सरकार, क्यों किया था किसानों का अपमान। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज केस को वापस ले लिया है। योगी सरकार के फैसले से सैकड़ों किसानों को राहत मिली है। एक आदेश में कहा गया कि सरकार ने पराली जलाने के मामले में किसानों के ऊपर से 868 केस वापस ले लिए हैं। उधर पराली को लेकर दर्ज किए केस वापस लेने के बाद योगी सरकार विरोधी दलों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उन्होंने इसे सरकार का नाटक करार दिया है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर सरकार पर कटाक्ष किया है। प्रियंका ने कहा, जब यूपी सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसान का धान कानूनी व पराली गैर कानूनी कैसे। इसके अलावा प्रियंका ने आगे कहा कि चुनाव आते मुकदमे वापस लेने का नाटक करने वाली सरकार को बताना चाहिए कि किसानों का अपमान किसके आदेश पर किया गया था। गौरतलब है कि बीते महीने योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से संवाद के दौरान केस वापस लिए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुकदमे वापस लेने के साथ ही किसानों पर लगाया गया जुर्माना भी माफ किया जाएगा। इस दौरान गन्ना मूल्य भुगतान करने और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने से लेकर तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान ही पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज होने की शिकायत सामने आई, जिस पर मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी मुकदमे वापस लेने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों पर जुर्माना लगा है उसे भी माफ किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मनाइए कि देश की हालत गुजरात जैसी न हो, बीजेपी का नाम लेकर बरसे पुण्य प्रसून वाजपेयी। कांग्रेस सांसद ने भी कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में जारी सियासी उठापटक के बीच वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने
गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। वाजपेयी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि गुजरात मॉडल वहीं फेल हो गया। उन्होंने टिप्पणी की, गुजरात मॉडल गुजरात में फेल, मनाइए देश का हाल गुजरात सरीखा ना हो। गुजरात बीजेपी में भारी टकराव, सभी मंत्री हटाए जाएंगे। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा, 7 साल पहले गुजरात के गांधीनगर से गुजरात मॉडल दिल्ली आया था।